स्टूडेंट्स, हमने अपना जो लास्ट टाइम टॉपिक शुरू किया था, हमने शुरू किया हुआ था बेंजीन के बारे में। और बेंजीन के बारे में जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली थी, वो हमने चंद एक बातें जो की थी, उसमें नंबर एक हम जब बात करते हैं तो जो पहला पॉइंट आपने किया था, पहला पॉइंट हम ये कर चुके हैं कि नंबर एक हमने किया था बेंजीन की हिस्ट्री। क्या किया था? बेंजीन की हिस्ट्री हमने कर ली थी। अब बेंजीन की हिस्ट्री में हमने कौन कौन से पॉइंट्स कर लिए थे? हमने इसका नंबर एक कर लिया था एम्पिरिकल फार्मूला। नंबर एक पे हम इसका कर चुके हैं, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। और नंबर टू पे हम कर चुके हैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक हम इसका कर दिया था एम्पिरिकल फार्मूला, और नंबर दो पे इसका हम करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके बाद हमने किया था नंबर सी, हमने इसमें कर लिया था कैट्यूल स्ट्रक्चर। हमने इसके बारे में कर लिया था कि बेंजीन की जो कैट्यूल स्ट्रक्चर हमने ये कर ली थी। और उसके बाद जो नंबर डी पे हमने कर लिया था कि इसकी एक्स फेज एनालिसिस। हमने इसका एक्स फेज एनालिसिस के बारे में भी ये वाली तमाम बातें अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये हमने तमाम बातें कर ली हुई हैं। आज हम चलते हैं तो आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का। अब स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में पहले आप देखें जरा, हमने ये किया था जब हमने अपना लास्ट टाइम किया था कैट्यूल स्ट्रक्चर। तो कैट्यूल स्ट्रक्चर में हमने जब आप किया था, हमने जब किया था कैट्यूल स्ट्रक्चर के बारे में हमने किया था, तो यहाँ पे हमने बेंजीन के जो कैट्यूल स्ट्रक्चर ड्रा किए थे, उसमें हमने इसके टू स्ट्रक्चर्स दिए थे जो कि इसके पॉसिबल हो सकते हैं। और उसमें जो पहला स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया था वो ये वाला था कैट्यूल स्ट्रक्चर में। यहाँ पे डबल बॉन्ड, आगे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे फिर आगे डबल बॉन्ड, उसके बाद आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। और इसके बाद जो इसका हमने दूसरा स्ट्रक्चर निकाला था कैट्यूल के मुताबिक, तो वहाँ पे हमने ये इसका कर लिया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, आगे सिंगल, फिर डबल, और आगे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हम इसके बारे में पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके थे। अगर हम इतनी सी बात करते हैं, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हमें नजर आ रही हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को गौर से देखते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं? तो जो पहली है उसको आप ये करेंगे कि इसका जो फर्स्ट केस आ जाएगा, इसका ए केस, वो आ जाएगा कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। सही होगी बात। और उसके बाद नंबर बी में जब हम आ जाएंगे तो हम यहाँ पे ये कर देंगे कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। क्या है? इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स भी मौजूद हैं। अब होता क्या है, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, सिंगल और डबल बॉन्ड की, तो ये एक सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से ही है। तो हम ये कर देंगे कि ये जो है अल्टरनेटिंग है। ये क्या है? अल्टरनेटिंग है। अब अगर आप इसका देखें जरा, अल्टरनेटिंग से क्या मुराद है कि, और अल्टरनेटिव से क्या मुराद है कि एक छोड़ के एक, पहला डबल सिंगल फिर डबल, उसके बाद आ जाएगा सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब होता क्या है कि जब आप बात करते हो स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में हम यहाँ पे पॉइंट जो करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टेबिलिटी का, और इसके बाद हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो हमारा लेक्चर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगा।
अब यहाँ पे ना हम दो टर्म इस्तेमाल करते हैं। स्टेबिलिटी में हम जब जाते हैं हम दो टर्म इस्तेमाल करते हैं। पहली जो हम टर्म इस्तेमाल कर देते हैं वो आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। और नंबर 2 जो आ जाएगा इसके साथ वो आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। नंबर 1 आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल को हम ये नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा जी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और जो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज का। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज से क्या मुराद है कि इसके ऊपर होता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और ये इन सर्च ऑफ होता है इलेक्ट्रॉन। किसकी सर्च में होगा? इलेक्ट्रॉन की सर्च में होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां पे रिएक्शन कर जाएगा। सही होगी बात। और जो न्यूक्लियोफाइल है ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है नेगेटिव चार्ज। जो न्यूक्लियोफाइल है ये होता है नेगेटिव चार्ज और जहां पे इसको न्यूक्लियस मिलेगा ये वहां पे अटैक कर जाएगा। सही होगी बात। जिसका नाम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। अब अगर हम आते हैं एक और चीज देख लेते हैं कि हम ये जब बात करते हैं हम ये कर देते हैं कि जो अल्केन्स हैं, ये हमने लास्ट टाइम इतनी सी बात की थी कि जो अल्केन्स होते हैं इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होता है? लेस देन अल्कीन्स। ये हम बात पहले कर चुके हैं कि जो अल्केन्स है इसकी रिएक्टिविटी अल्कीन से क्या होती है? कम होती है। जो अल्केन्स क्लास होती है इसकी रिएक्टिविटी अल्कीन से कम होती है। क्यों कम होती है? तो यहाँ पे आप रीजन दे चुके हैं इसके बारे में कि ये होता है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड। या सिग्मा बॉन्डिंग। और अल्कीन्स में क्या आ जाता है? अल्कीन्स में यहाँ पे आता है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या हो जाते हैं? अल्केन से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड आने की वजह से इस रिएक्टिविटी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि जब हम बात करते हैं अल्कीन्स की तो अल्कीन्स में आप लोग कर चुके हैं कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे ज्यादा हो जाएगी और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी वहां पे इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर सकता है। समझा गई? तो जहां पे अटैक आसानी से हो सकेगा इट मींस के वहां से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ आ गई ना कि मैंने क्या बोला है? दोबारा फिर वही बात कर देता हूं कि हमने ये कहा है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई वहां पे क्या होगा कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आराम से हो जाएगा। तो जहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आराम से हो गया वो रिएक्शन फास्ट करेगा और जो रिएक्शन ज्यादा करेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। बात समझ आ गई ना? और जो कंपाउंड रिएक्शन कम करता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम बात करते हैं बेंजीन की तरफ वापस आते हैं। तो बेंजीन में हमने जो कौन से पॉइंट्स किए हुए हैं उन पॉइंट्स की बात आज फिर कर लेते हैं। वो मैंने तमाम के तमाम पॉइंट्स जो निकाले हैं वो किया हुआ है हमने कैट्यूल स्ट्रक्चर से। अब कैट्यूल स्ट्रक्चर में क्या होता है? कैट्यूल स्ट्रक्चर में ये होता है कि अगर सपोज मैं इस स्ट्रक्चर की बात एक ही कर लेता हूँ, दूसरा बिल्कुल सेम काम करेगा। दूसरा ये काम होता है कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इस स्ट्रक्चर के नाम चले जाते हैं, हम ये कर देते हैं कि यहाँ पे जो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर चुके हैं वो ये वाला है। ये डबल बॉन्ड, आगे सिंगल, फिर डबल, आगे सिंगल, आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे ये होता है कि अगर इसको मैं कार्बन नंबर 1 कह देता हूँ, ये 2 कर देता हूँ, ये 3, ये 4, ये 5 और आगे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पोजीशन के साथ अटैच है? 1 के साथ, उसके साथ आगे 5 के साथ, सॉरी
इसकी नंबरिंग हम इधर लेके आ जाते हैं 1 2, उधर को 2 जाएगा, हम इसकी नंबरिंग उलट कर देते हैं, ये आ जाएगा 1 2, आगे आ जाएगा 3, इसके साथ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 6 आ गया। नंबरिंग क्योंकि हमने करनी है डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तो इसकी मशीन हमने थोड़ी सी उलट कर दी है। अब डबल बॉन्ड 1 के साथ अटैच है, उसके बाद 3 के साथ अटैच, उसके बाद 5 के साथ अटैच है, इसका नाम क्या बन जाएगा 1 3 और इसके साथ आ जाएगा 5। कितने डबल बॉन्ड है 3 है, तो ये क्या बन जाएगा हेक्सा ट्राइइन। क्या इसका नाम होगा 1,5 हेक्सा ट्राइइन। तो कैक्यूल के मुताबिक जब कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर दिया था उसके मुताबिक बेंजीन का जो स्ट्रक्चर वो रिजेंबल करता है 1,5 हेक्सा ट्राइइन के साथ, ठीक है। और ये साइक्लो होगा, साइक्लोहेक्सा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर लोगे, ये आ जाएगा साइक्लोहेक्सा ट्राइइन के साथ इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा। अब इसमें है क्या, इसमें ये है कि 3 ट्रिपल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड है, सही की बात। अब अगर हम देख लेते हैं से, अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, ये क्या चीज है साइक्लोहेक्सीन है, इसके अंदर ओनली 1 डबल बॉन्ड है, ओनली 1 यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमने बात की है तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1 डबल बॉन्ड। अच्छा जरा आप देखें, हमने ये कहा था कि अगर ये मेरे पास कंपाउंड है CH2, इसके साथ डबल बॉन्ड CH2 है, जब मैं यहाँ पे H2 को ऐड करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड C3, यानी कि जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे भी हमने इसकी हाइड्रोजिनेशन के मुताबिक बात करनी है और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। अब होता क्या है कि इसका नाम दे देंगे साइक्लोहेक्सीन का, ये होगा दी साइक्लोहेक्सीन। क्या होगा साइक्लोहेक्सीन होगा। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और जब हम इसकी करते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्या करते हैं इसकी हमने करना है हाइड्रोजिनेशन। तो जब हम इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हाइड्रोजिनेशन करने के बाद आप देखें कि जब अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ये वही कंपाउंड मैंने दोबारा ड्रा कर दिया है, जब हम इसके अंदर H2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ये चीज आ जाएगी, सही होगी बात। अब इसका मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन न रह जाए। ये होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड है और हर एक के साथ 2 H है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे एक H है। इनके साथ भी वैसे यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद एक H इसके साथ आ जाएगा, एक H इसके साथ आ जाएगा, सही होगी बात। यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना और एक H था, अगर मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे H2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे एक H दोनों कार्बन के पास आ जाएगा और मैं यहाँ पे चूंकि H को मेंशन नहीं कर रहा, तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसकी एनर्जी होती है 120 किलोजूल पर मोल। कितनी होती है 120 किलोजूल पर मोल और आगे हमने लिखा हुआ है 119.5 किलोजूल पर मोल, सही होगी बात। तो ये मैं 120 लिख देता हूँ, आसानी के लिए राउंड ऑफ कर देता हूँ। अब इसको मैं रेस करने लगा हूँ क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। अब है क्या कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड होगा जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और इतनी एनर्जी यहाँ पे देगा, समझा लिया। ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो होगी 120 किलोजूल पर मोल, इसकी ये एनर्जी होगी। अब दूसरा अगर हम यहाँ पे एक और कंपाउंड लेते हैं, हम अगर ये कंपाउंड लेते हैं कि ये जो मेरे पास दूसरा कंपाउंड आ गया है, यहाँ पे अगर लेते हैं 2 डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, जब हम यहाँ पे H2 को ऐड करेंगे
तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये भी आगे कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है, हेक्सेन से कन्वर्ट हो जाएगा हेक्सेन में। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे प्लूरल बॉन्ड ब्रेक किए हैं, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आ जाएगी 120 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगी 240 किलो जूल पर मोल। कितनी आ जाएगी 240 किलो जूल पर मोल। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास ये है कैक्यूल स्ट्रक्चर जो कि बेंजीन का है, ये वाला जिसको हम लेके जा रहे हैं कैक्यूल के मुताबिक बेंजीन को, तो जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन इसकी करवाएंगे, ये हाइड्रोजनेशन करवा सकता है, तो ये भी आगे कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। और यहाँ पे जो एनर्जी आनी चाहिए थी, यहाँ पे आनी चाहिए थी 358 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी हमें कितनी देता, ये हमें एनर्जी देता 358 किलो जूल पर मोल। ये इसकी एक्चुअल ये वाली आनी चाहिए थी, कितनी इसकी आई, इसकी एक्चुअल जब हमने किया है, हमने ये कर दिया कि अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो इससे हमें कितनी एनर्जी देगा 358 किलो जूल पर मोल। अब उसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हमने ये कर दिया कि यहाँ पे जो बेंजीन है, जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड के अंदर, और ये जो हमें एनर्जी दे देगा वो एनर्जी आ जाएगी 208 किलो जूल पर मोल। कितनी आ जाएगी 208 किलो जूल पर मोल। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि अगर मेरे पास एक कार्बन वाला कंपाउंड, एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, वो एनर्जी इतनी देगा, 2 वाला होगा वो एनर्जी इतनी देगा, 3 वाला होगा जो कि कैक्यूल के मुताबिक हमने लिया कि हुआ है, कोई एनर्जी इतनी देगा हाइड्रोजनेशन के लिए। और जब हमने एक्चुअली बेंजीन को किया हाइड्रोजनेशन के लिए, उसने हमें जो एनर्जी दी वो आ जाएगी 208 किलो जूल पर मोल। अब डिफरेंस कितना आया है कैक्यूल स्ट्रक्चर के मुताबिक, अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास एनर्जी आनी चाहिए थी 358, लेकिन हमारे पास आई कितनी है 208। डिफरेंस कितने का बन जाएगा 152 किलो जूल पर मोल का। कितना डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया 152 किलो जूल पर मोल का। अब इतना डिफरेंस आना हमें ये बता रहा है कि बेंजीन का एक्टिव स्ट्रक्चर ये वाला भी नहीं है। बात समझ आ गई ना, बेंजीन का एक्टिव स्ट्रक्चर ये वाला नहीं है। अब बेंजीन क्या इससे ज्यादा स्टेबल है, बात समझ आ गई ना, बेंजीन यहाँ पे क्या है इससे ज्यादा स्टेबल है। अब उसके बाद आप लोगों ने कर लिया था लास्ट लेक्चर में, आपने किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट आपने किया, वहां मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर रिंग क्या काम करता है, लोकलाइज्ड होता है, इसमें रिंग क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, और मैंने वो आपको डिटेल के साथ करवा भी दिया था। अब यहाँ पे ये कहा गया कि इसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से, किसकी वजह से, इसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसकी हाइड्रोजनेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बात समझ आ गई। अब होता क्या है, होता ये वाला है कि ये जो कैक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया है, हम इसको बेंजीन का फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते, हम ये कर सकते हैं कि ये बेंजीन के नजदीक तरीन हो सकता है। क्या हो सकता है, ये उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन ये क्या बेंजीन के एक्चुअल स्ट्रक्चर के नजदीक तरीन हो सकता है। फिर हम ऐसे स्ट्रक्चर को नाम दे देंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, इन स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। ये कहलाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर डिटेल में आएगा, वहां पे हम इसको करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है जी, तो ये नेक्स्ट ही आ जाएगा। खैर, अब इसके बाद हमने ये किया, अगर मैं इन दोनों को ग्राफ की मदद से जस्टिफाई करता हूँ, तो आप इसको कैसे करेंगे कि यहाँ पे आप ले लोगे जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया है वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हम इसके साथ ले लेते हैं एक्स एक्सिस को। एक तरफ हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस, और एक तरफ क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है जी एक्स एक्सिस। अब ये करना है, यहाँ पे हमने वाई के ऊपर हमने क्या काम करना है, एक्स के ऊपर हमने क्या काम करना है। तो अगर हमारे पास एक, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे कंपाउंड्स की, तो फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, ये वाला, मैं इसकी बात करने लगा हूँ। ये जब हम इसकी करवाएंगे हाइड्रोजिनेशन, क्या करवाएंगे, इसकी हम करवाएंगे हाइड्रोजिनेशन, तो ये हमें एनर्जी देगा 120 किलो जूल पर मोल। कितनी देगा
120 किलो जूल पर मोल। अब उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका कितना आया है। फर्ज कर लें इसने हमें यही एनर्जी दी है, कितनी है 240। तो इसका मैं ये बात कर लेता हूँ कि ये मेरे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर आ गया, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड थे, उसने हमें ये एनर्जी दी। ठीक है बात। जब हमने इसकी हाइड्रोजनेशन करवाई जिसने हमें कितनी एनर्जी दे दी। और इसके बाद हमारे पास जो तीसरा कंपाउंड है, इसकी हमारे पास आनी चाहिए थी 358, तो हम उसको यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ये मेरे पास तीसरा कंपाउंड आ गया, उसने एनर्जी इतनी प्रोड्यूस की है। जब हम उसकी करवा देंगे हाइड्रोजिनेशन, क्या करेंगे कि जब हम उसकी हाइड्रोजिनेशन कराएंगे हमें ये वाला इतना डिफरेंस इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब बेंजीन ने क्या काम किया, बेंजीन ने दिया है 208। अब 208 इससे ज़्यादा इससे कम है, हम उसको फर्ज कर लेते हैं इसके दरमियान में यहाँ पे आएगा। तो हम यहाँ पे बेंजीन की बात कर लेते हैं। बेंजीन ने हमें क्या दिया है, बेंजीन ने हमें एनर्जी दी है 208। कितनी एनर्जी दी है, 208 दी है। तो चूंकि हमने कैल्कुलस स्ट्रक्चर को बेंजीन का वेरी क्लोज स्ट्रक्चर कंसीडर किया हुआ है और हम इसको नाम दे चुके हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर याद रखें एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता, एक्टिव स्ट्रक्चर से नजदीक तरीन होता है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो एनर्जी का गैप आया है, ये वाला जो गैप आया हुआ है, उसको एनर्जी को क्या नाम दे देंगे, रेजोनेंस एनर्जी। क्या इसको नाम दे देंगे, हम इसको नाम दे देंगे रेजोनेंस एनर्जी का। बात समझ आ गई। तो आज हमने कर लिया बेंजीन के उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमने सारा आज डिस्कस किया है। और नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में।